हेलो बच्चों, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेई एडवांस के 2006 से 2025 तक के। इन 20 साल में जेई एडवांस के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ चैप्टर वाइज डिस्कशन कर रहे हैं। अभी जो चैप्टर है वो चल रहा है एल्डिहाइड कीटोन, जिसका ये 5th पार्ट है। ऐसे ही और वीडियो जो फिजिक्स के भी हैं, केमिस्ट्री के भी हैं। जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, नाम है मोहित त्यागी। तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप और भी चैप्टर्स के वीडियोस देख सकते हैं, उनके सॉल्यूशंस देख सकते हैं। फायदा ये होगा कि जो स्टूडेंट्स एडवांस की प्रिपरेशन कर रहा है, पीवाई की सॉल्व करेगा, कुछ क्वेश्चन में अटकता है, तो इन सॉल्यूशन से वो फायदा उठा सकता है। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है, आप लिंक से भी और दूसरे वीडियोस का एक्सेस ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक एसीटोन दिया हुआ है और इस रिएक्शन के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एंड मिक्सचर हमको बताने हैं। देख लो वो क्या लिखा हुआ है। रिएक्शन फर्स्ट एंड रिएक्शन सेकंड, जिसमें इस एसीटोन लिया गया है 1 मोल, ब्रोमीन 1 मोल, बेसिक मीडियम में रिएक्शन किया तो क्या प्रोडक्ट बना। फिर रिएक्शन 2 है, दूसरी है, ये वो अलग रिएक्शन है। ये रिएक्शन 2 है जिसमें अगेन एसीटोन लिया गया, ब्रोमीन 1 मोल लिया गया और एसिडिक मीडियम में रिएक्शन किया गया। अच्छा, इस रिएक्शन को पढ़ने के लिए से पहले इसका मैकेनिज्म पता होना चाहिए, इसके बारे में सारा नॉलेज होगा तभी ये क्वेश्चन कर पाओगे। तो हम बात करते हैं अल्फा हेलोजिनेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। अल्फा हेलोजिनेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन। ठीक है, देखो एल्डिहाइड कीटोन जिसकी अल्फा पोजीशन पर एसिडिक H हो, जैसे जो रिएक्शन एल्डोल रिएक्शन दे देते हो वो वाले, उनकी रिएक्शन अगर आप एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में हेलोजन से करवाते हैं, जैसे कि ये एल्डिहाइड है ना, अल्फा पोजीशन पे 2 H है इसमें, इसकी रिएक्शन जब हेलोजन से करवाते हैं, हेलोजन ब्रोमीन भी हो सकता है और भी कोई हो सकता है, अभी मैं ब्रोमीन ही ले लेता हूँ, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहां तक कि फ्लोरीन से भी होती है रिएक्शन ये। तो हेलोजन से करवाते हैं। अगर एसिडिक मीडियम में कराते हैं तो अल्फा पोजीशन पर जो H है वो एक ही बार रिप्लेस होता है ना। एक ही बार मतलब एक अल्फा पोजीशन है, जैसे एल्डिहाइड की तो एक ही अल्फा पोजीशन होगी, कीटोन होगी तो दोनों तरफ की अल्फा पोजीशन होगी। तो अल्फा पोजीशन पर एक ही बार हेलोजनेशन होता है, उससे आगे हेलोजनेशन नहीं होता है, अगर आप 1:1 के रेशियो में भी लेते हैं तो। ठीक है, अगर आप यही रिएक्शन बेसिक मीडियम में कराएं तो 1:1 के रेशियो में लोगे तब भी जितने भी अल्फा H हैं वो सारे के सारे निकल जाएंगे और ये वाले प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म समझो। देखो आप समझो, एसिडिक मीडियम में तो लेसर एसिडिक अल्फा H रिप्लेस होता है और बेसिक मीडियम में मोर एसिडिक अल्फा H रिप्लेस होता है ना। कॉन्सेप्ट समझना, जैसे ये वाला कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन में पहले बेसिक मीडियम में समझा रहा हूं कि ब्रोमीन से किया बेसिक मीडियम में, इन दोनों अल्फा H में ये तो सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, ये अल्फा H मोर एसिडिक है। मैकेनिज्म पे तो गया ही नहीं, मैं तो कॉन्सेप्ट सिंपल सा बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये अल्फा H मोर एसिडिक है तो इस अल्फा पोजीशन पर हेलोजनेशन होगा और यहां एक ब्रोमीन आ जाएगा। अब इन दोनों में से ये और भी ज्यादा एसिडिक है, ये जब एसिडिक है ना, और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इसके भी रेस्पेक्ट में ज्यादा हो गई, तो जो मोर एसिडिक H है उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है एसिडिक में, बेसिक मीडियम में। तो अगेन इस पर हेलोजनेशन जब होगा इसके दूसरे मॉलिक्यूल के द्वारा, तो ये वाला H ही ज्यादा एसिडिक है उसके रेस्पेक्ट में, तो अगेन हेलोजनेशन यही होगा। फिर उसके बाद में हेलोजन बच रहा है तो अगेन हेलोजनेशन यही होगा। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं वो समझे कि यहां अल्फा पोजीशन पर हेलोजनेशन हो गया। अच्छा,
अब एक और चीज है इसमें, हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन की भी बात करता हूं। अब क्योंकि इस अल्फा पोजीशन पर H है, तो क्या यहां हेलोजनेशन नहीं होना चाहिए? क्या होना चाहिए, लेकिन उससे पहले इसमें हेलोफॉर्म रिएक्शन हो जाती है, न्यूक्लियोफिलिक SN2TH रिएक्शन हो जाती है, जो कि हेलोफॉर्म रिएक्शन है। अब यहां इस पोजीशन पर हेलोजन आने से पहले यहां एक SN2TH रिएक्शन हो जाती है, क्योंकि रिएक्शन बेसिक मीडियम में है SN2TH। तो बेस यहां इस पोजीशन पर रिएक्शन करता है, O माइनस बनाता है, और O माइनस अगेन डबल बॉन्ड बनाकर इसे लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर निकाल देता है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म भी अभी लेता हूं। तो ये SN2TH रिएक्शन है, तो इसे लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर निकाल दिया जाता है। यहां कार्बोक्सिलिक एसिड बना और यहां बना CBr3 माइनस। समझे ना? OH आया और CBr3 को निकाल दिया। मतलब वन स्टेप में अगर करूं तो वैसे तो 2 स्टेप में है, लेकिन सिंगल स्टेप में समझा रहा हूं कि यहां अटैक हुआ और ये बाहर निकल गया इलेक्ट्रॉन लेके। फिर नेक्स्ट स्टेप में एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में इसमें एसिड बेस रिएक्शन हो गई। ये एसिड है, ये बेस है, एसिड ने अपना H+ दे दिया और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन गया ये तो, और यहां बन गया CHBr3 ब्रोमोफॉर्म। ठीक है, तो एक पॉइंट मैंने बताया कि बेसिक मीडियम में वो अल्फा H रिप्लेस होता है जो ज्यादा एसिडिक है, और एक ब्रोमीन आ गया तो वही अल्फा H और ज्यादा एसिडिक हो गया, तो अगेन हेलोजनेशन इस पे होगा, फिर अगेन हेलोजनेशन इस पे होगा। और एक कार्बन पे अगर 3 H है तो फिर तो हेलोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगी। 3 H नहीं होते, मान लो ऐसा होता 3 H नहीं है, जैसे ये सिचुएशन है ना, और आपने ब्रोमीन ले लिया, बेसिक मीडियम में रिएक्शन किया, तो यहां हेलोजनेशन होगा, फिर वापस यही होगा, फिर तीसरी बार यहां होगा, फिर चौथी बार भी यही होगा। कहने का मतलब जितने भी अल्फा एच थे वो निकलते गए, यहां हेलोजन हुआ, फिर अगेन यही हेलोजनेशन हुआ, फिर यहां हेलोजनेशन हुआ, फिर यहां हेलोजनेशन हुआ, इस तरीके से रिएक्शन होगी। लेकिन एसिडिक मीडियम में ऐसा नहीं है। हाँ, हेलोफॉर्म समझे ना आप, कि 3 हेलोजन आएंगे तब तो हेलोफॉर्म के फॉर्म में SN2TH हो जाएगी। यहां जब 3 हेलोजन आ गए थे तब तो SN2TH रिएक्शन हो गई थी, 2 अल्फा H हो तब तक नहीं होगी। अब नहीं हो गया, आप इसमें हेलोफॉर्म रिएक्शन करा दो कि OH आ जाए और इसको बाहर निकाल दे, नहीं, अभी नहीं, 3 पे होती है। जो प्रैक्टिकली होता है उसी के बारे में बता रहा हूं। जबकि एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन करें, जैसे आप इसकी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में करोगे तो ब्रोमिनेशन पहले एक जगह होगा, फिर उसके बाद में अगर और डाल दिया तो ब्रोमिनेशन यहां होगा। समझ में आ गया? मेन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? आपने एसिडिक मीडियम में किया तो एक अल्फा पोजीशन पर एक ही बार हेलोजनेशन होगा, और बेसिक मीडियम में किया है तो अल्फा पोजीशन पे जितने भी H हैं वो सारे के सारे रिप्लेस हो जाएंगे। क्लियर है? अब अपन चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, चलते हैं कि उसने 1 मोल लेके क्वेश्चन पूछा है, उसको और कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश की है। देखो, अब क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आते हैं। ये एसीटोन है, 1 मोल लिया गया है, 1 मॉलिक्यूल नहीं लिया गया, 1 मोल लिया गया है, मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिए गए हैं, और इक्वल अमाउंट में यहां भी 1 मोल ब्रोमीन लिया गया है बेसिक मीडियम में, ये भी 1 मोल है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में ये हुआ होगा कि 1 मोल ने 1 मोल से रिएक्शन किया, ऐसा ही हुआ होगा, तो मैं स्टेप समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 1 मोल ने 1 मोल से रिएक्शन किया, एक HBr का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। अब इस जो बचा हुआ ब्रोमीन है, ऐसा तो है नहीं कि 1 मोल का मतलब 1 मोल के मॉलिक्यूल ने 1 मोल पे सबने रिएक्शन किया, ऐसा तो होता नहीं है। रिएक्शन तो स्टार्ट होती है ना, कुछ मॉलिक्यूल रिएक्शन कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे बहुत सारे मॉलिक्यूल रिएक्शन करने लगे। जब रिएक्शन स्टार्ट हुई तो कुछ मॉलिक्यूल्स ने ये रिएक्शन किया और ब्रोमीन लगा दिया इस जगह, है ना, इस जगह ब्रोमीन आ गया, यहां ब्रोमीन आ गया। अब दूसरे ब्रोमीन के मॉलिक्यूल और रिएक्शन करेंगे, अब आपके पास में ये जो बचा हुआ कीटोन है, कीटोन के कुछ मॉलिक्यूल बचे हुए होंगे और ये बना हुआ प्रोडक्ट है, उसमें से ये H ज्यादा एसिडिक है उनके एस्पेक्ट में, तो अगेन ब्रोमिनेशन कहां होगा? इसी पर होगा, अगेन ब्रोमिनेशन इस पोजीशन पर होगा। तो यहां एक एक करके फिर यही रिएक्शन होगी। वो मॉलिक्यूल अभी तक बचे हुआ है,
कौन सा? जो अभी इंतजार कर रहा है। फिर इसके ऊपर रिएक्शन होगी, और उसके बाद में हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी, और फाइनली यहां बन जाएगा एसीटेट प्लस CHBr3। अगर हर स्टेप की एफिशिएंसी 100% है तो आप अभी समझना, Br के इसके एक मॉलिक्यूल ने Br के 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करनी थी। क्लियर है ना? अब जब एसीटोन ने रिएक्शन की तो एसीटोन का अब बचे हुए मॉलिक्यूल रिएक्शन नहीं कर रहे, ये वाले मॉलिक्यूल रिएक्शन कर रहे हैं जिसने ब्रोमीन से रिएक्शन कर लिया है। फिर अगली बार भी ये नहीं करेगा, वो करेंगे जिसने ब्रोमीन से रिएक्शन, यहां पर एसिडिक H है, एसिडिक H और ज्यादा एसिडिक हो गया तब वो, फिर एसिटोफिनॉन, मतलब ये रिएक्शन चलती जाएगी और कुल मिला के बात ये होगी कि इसके 1 मोल से जब इसकी 1 मोल की रिएक्शन होगी तो रिएक्शन यही नहीं रुकेगी कि आप सोचो कि इसके 1 मोल ने पूरे के पूरे 1 मोल से रिएक्शन कर दिया और ये प्रोडक्ट बन गया। नहीं, जैसे ही ये बना तो ब्रोमीन के बचे हुए मॉलिक्यूल इस पे रिएक्शन करेंगे, बचे हुए कीटोन पे रिएक्शन नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका 2/3 मोल्स बच जाएगा और 1/3 मोल यहां प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना? इसके 1 मोल को इसके 3 मोल की जरूरत थी जब जाके वो प्रोडक्ट बनता। तो अब आपने 1:1 के रेशियो में रिएक्शन करे तो यहां पर इसके 2/3 मोल इसके बच जाएंगे, ब्रोमीन पूरी तरह से यूज हो चुका होगा, और यहां पर 1/3 मोल इसका बनेगा, 1/3 मोल इसका बनेगा। तो एंड में, है ना, एंड में फाइनल सॉल्यूशन के अंदर, फाइनल सॉल्यूशन में क्या होगा? इसके फाइनल सॉल्यूशन में क्या होगा? बेसिक मीडियम में आपने 1 इसका लिया था, 1 इसका लिया था, आफ्टर रिएक्शन ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, और ये CHBr3 ये इनिशियली था, है ना, ये इनिशियली, है ना, ये कुछ भी नहीं था, और फाइनली क्या हुआ? इसका तो बच गया 2/3, ये पूरा यूज हो गया, और इसका 1/3 बन गया, और इसका भी 1/3 बन गया। सही है क्या? ऐसे होगा, और एसीटोन एंड में बचा रह गया कुछ, 3 HBr के मॉलिक्यूल भी निकले होंगे। इस तरीके से रिएक्शन होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। जबकि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करोगे तो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन किया तो सारे मॉलिक्यूल रिएक्शन कर जाते हैं एसीटोन पे, सारे मॉलिक्यूल यहाँ रिएक्शन कर जाएंगे, एसीटोन बना और एक ही बार ब्रोमिनेशन होगा, है ना, पूरा का पूरा मोल रिएक्शन कर जाएगा। ये पूरा 1 मोल के 1 मोल से रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन होती जाएगी, क्योंकि ब्रोमीन के आते ही मैंने कहा एसिडिक मीडियम में लेसर एसिडिक अल्फा H रिएक्शन करेगा। जैसे ही ब्रोमीन आया तो ये दोनों ही H ज्यादा एसिडिक हैं, ये वाला भी ज्यादा एसिडिक हो गया उसके रेस्पेक्ट में, कोई ना कोई माइनस इफेक्ट लग रहा है ना। तो अब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो बचे हुए कीटोन की एसिडिक स्ट्रेंथ कम है, तो रिएक्शन वही होगी। तो इसलिए बार बार वही रिएक्शन होगी। एंड में ये तो कुछ भी नहीं बचेगा और ये बन जाएगा, ब्रोमीन भी गायब, ये भी गायब, और ये 1 मोल बनेगा। समझ में आ गया? अब समझे, क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन में तो एसीटेट बना, सोडियम एसीटेट, और क्लोरोफॉर्म बना, ब्रोमोफॉर्म बना, और कुछ अमाउंट में एसीटोन भी बच गया। तो ये 3 कंपोनेंट हो गए। जबकि सेकंड के अंदर एसीटोन तो बचा ही नहीं, केवल अल्फा हेलो वाला प्रोडक्ट बना, और ब्रोमीन भी पूरी तरह से खत्म हो गया और एसीटोन भी पूरी तरह से खत्म हो गया। तो फर्स्ट में तो 3 है ना। 3 कौन कौन है? एक तो टी है, ये यू है, और एसीटोन तो दिया ही नहीं है। तो टी यू एंड एसीटोन, देखो थर्ड वाला ऑप्शन टी यू एसीटोन है रिएक्शन नंबर 1 में, रिएक्शन नंबर 2 में पी है, जो कि ये है, बिल्कुल सही है, आंसर थर्ड हो गया। ठीक है, मैचिंग कर लीजिए। और चले आगे। हाँ, इस क्वेश्चन में पूछा है कि पी क्यू आर एस ये 4 कंपाउंड हैं, इनमें से एरोमेटिक कौन कौन से हैं? ठीक है, देखो रिएक्शन देखना ध्यान से। फर्स्ट रिएक्शन है, इसमें इस हैलाइड की रिएक्शन AlCl3 से कराई गई है।
AlCl3 लुईस एसिड है जो हेलोजेंस को बाहर निकाल सकता है, एनायन को बाहर निकाल सकता है। यहां से Cl माइनस निकले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहां Cl माइनस निकलते ही ये कैटायन बनेगा जो कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और AlCl4 माइनस का ये सॉल्ट बनेगा। ये तो प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। ये एरोमेटिक आयन है, एरोमेटिक कंपाउंड ही है, एरोमेटिक मैटिक। तो एक तो एरोमेटिक ही हो गया। दूसरा, इस कंपाउंड की रिएक्शन की गई है सोडियम हाइड्राइड के साथ। सोडियम हाइड्राइड बेसिक होता है कि नहीं होता है? हाइड्राइड तो H माइनस है, बेस है, H प्लस को पकड़ सकता है। तो इस H माइनस ने अगर यहां से H प्लस पकड़ लिया तो यहां का H एसिडिक है। एसिडिक क्यों है? क्योंकि H प्लस निकलने के बाद यहां का एनायन 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाएगा। ये बन गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, नेगेटिव चार्ज। 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एरोमेटिक होता है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, ये सभी एरोमेटिक हैं। तो ये एरोमेटिक हो गया और इसमें हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। और इसके साथ कैटायन कौन है? सोडियम। तो ये सॉल्ट बनेगा जो कि एरोमेटिक है, प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट, इसको तो बताना पड़ेगा। इसमें H प्लस, यहां Cl माइनस प्लस आएगा तो ये बन सकता है, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। चलो ये बताते हैं कैसे। ये वाली रिएक्शन देखना एक बार। ये थर्ड वाली रिएक्शन देखो। ये कीटोन है और ये कीटोन है। रिएक्शन किया था अमोनियम कार्बोनेट के साथ में, हीट किया है। जब अमोनियम कार्बोनेट को हीट करते हैं ना, अमोनियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, कुछ H2 वगैरह बनेंगे। 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, H2। यहां अमोनिया रिएक्शन करती है इस डाइकीटोन से। किस तरह का रिएक्शन करते हैं समझना। अमोनिया आया, इसने नाइट्रोजन पर रिएक्शन किया, मतलब सॉरी C डबल बॉन्ड कीटोन पर रिएक्शन किया और O माइनस बनाया, O माइनस ने H प्लस किया, कुल मिला के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, यहां बता देता हूं व्हाइट कलर से इसका मैकेनिज्म के स्टेप्स। तो फर्स्ट स्टेप में इस डायरेक्शन में रिएक्शन हुआ होगा कि यहां OH बना और यहां नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किया है। अब सेकंड स्टेप में वापस इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, ये O माइनस बनेगा, O माइनस ने वापस H प्लस एब्जॉर्ब कर लेना है, तो ये बन जाएगा। यहां OH है, अब यहां भी OH है। अब आप देखो यहां से, इस जगह से H और इस जगह से H, यहां का H और OH निकल जाए, यहाँ का H और OH निकल जाए, टेम्परेचर भी तो इतना ज़्यादा है, तो डिहाइड्रेशन होने पर एरोमेटाइजेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर 2H2O के मॉलिक्यूल निकल जाएं, जो कि आसानी से निकल जाएंगे, तो यहाँ एरोमेटाइजेशन हो गया, पायरोल बन गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक है, ठीक है। इस तरीके से पायरोल यहाँ बन सकता है। पायरोल की जगह यहाँ मिथाइल है तो मिथाइल जोड़ दो, क्या हो गया, ये दो, ठीक है। तो थर्ड वाला भी एरोमेटिक है, इसमें ये भी एरोमेटिक है, ये बना है वो एरोमेटिक, ठीक है। नेक्स्ट ये स्ट्रक्चर देखो, इसमें ये है माइनस और यहां है प्लस, ये तो वैसे ही खुद ही एरोमेटिक है। H प्लस जैसे ही आएगा तो H प्लस तो यहां ऑक्सीजन पे जुड़ेगा और ये ट्रोपाइलियम आयन बन गया, ये OH प्लस Cl माइनस, तो ट्रोपाइलियम आयन है ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी एरोमेटिक है, ये बना। तो इसमें सारे ही प्रोडक्ट एरोमेटिक हैं। आंसर इसका हो गया 1 2 3 4 या ABCD, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ भाई, ये क्वेश्चन देखो, इसमें पूछा है टोटल नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स इन द प्रोडक्ट P, ठीक है। देखो भाई, रिएक्शन क्या कराई है जबरदस्त।
ये क्या हो गया? ये क्यों नहीं हो रहा? इस रिएक्शन में जो कंपाउंड गिवन है उसको ध्यान से देखो। फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोलाइसिस किया है, कीटोन का तो हाइड्रोलाइसिस होता नहीं है, ये एनहाइड्राइड है, इसका हाइड्रोलाइसिस हो सकता है। और ये एल्कीन पर वाटर की रिएक्शन की जाए हाई टेम्परेचर पे, एसिडिक मीडियम है, तो वाटर पर भी तो H प्लस का H2O का एडिशन हो सकता है और अल्कोहल बन सकता है। हालांकि वो हाई टेम्परेचर पे नहीं की जाती है, क्योंकि हाई टेम्परेचर तो डिहाइड्रेशन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर इस एल्कीन पर भी वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ सकता है, लेकिन वो संदेह हमारा खत्म हो जाता है क्योंकि इसने ओजोनोलाइसिस किया है। ओजोनोलाइसिस तो फिर एल्कीन का ही तो करेंगे, तो भाई वाटर का एडिशन एल्कीन पे मत करना। इसमें क्या होगा देखना, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ होगा, इसका फर्स्ट स्टेप ऐसा होगा कि जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो अमाइड का हाइड्रोलाइसिस होगा, और अमाइड के हाइड्रोलाइसिस से क्या बनना चाहिए जरा देखें। ये वाला कार्बन भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया और ये वाला कार्बन भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब आपने पढ़ा होगा कि किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की बीटा पोजीशन पर कीटोन हो तो बहुत आसानी से डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है हीट करने पर। तो यहां इस कार्बोक्सिलिक एसिड की ये अल्फा पोजीशन है और ये बीटा पोजीशन है, ठीक है। और इस कार्बोक्सिलिक एसिड की ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है। जब आप इसको हीट करोगे तो यहां से भी CO2 का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, शॉर्ट में ऐसे बता देता हूं, और यहां से भी CO2 का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, मतलब 2HCO2 के मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकलेंगे और ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। चले आगे। अब इसने क्या किया, ओजोनोलाइसिस किया है, ओजोनोलाइसिस किया और कुछ नहीं किया, बस बेसिक H2O2 के प्रेजेंस में किया है। तो H2O2 की प्रेजेंस में जब ओजोनोलाइसिस करोगे तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस होगा। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में ये बॉन्ड डिसोसिएशन होगा, और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में इस पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस होता तो इस पोजीशन पे एल्डिहाइड एल्डिहाइड बनता, लेकिन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में एल्डिहाइड की जगह कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, तो यहां कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो इस जगह यहां बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड और यहां भी बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कोई लफड़ा नहीं है, ना तो हीट किया है ना कुछ और किया है, तो ये वाला जो है फाइनल प्रोडक्ट P है। H2O2 के प्रेजेंस में ओवरऑल ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस होता है, तो यहाँ 2 CO कार्बोक्सिलिक एसिड है, और वैसे भी हीट करने पे वो बीटा पोजीशन पे नहीं है, गामा पोजीशन पे कीटोन है, तो वो लफड़ा भी नहीं है। तो यहाँ आंसर आ जाएगा इसका 2 होगा इसमें आंसर, ठीक है। चले आगे। चलो क्वेश्चन दिया हुआ है, द नंबर ऑफ एल्डोल रिएक्शन या रिएक्शंस दैट अकर्स इन द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन। ये रिएक्शन तो हम लोग कैनिज़ारो रिएक्शन में पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में भी साइड में एक एग्जांपल दिया हुआ है। ये एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन फॉर्मिक एसिड से की गई, फॉर्मिक एसिड एक्सिस में लिया गया, यहाँ पे इन्होंने लिख भी दिया 4 लिया है, चलो ठीक है, और बेसिक मीडियम में रिएक्शन किया गया तो ये कंपाउंड बना है। तो आपको ये बताना है कितनी बार एल्डोल रिएक्शन हुई होगी, ठीक है। क्वेश्चन का मैकेनिज्म देख लीजिए, मैकेनिज्म नहीं मतलब उसके स्टेप्स देख लीजिए। हम सबको पता है, क्या तुमको पता है कि एल्डोल रिएक्शन होती है अल्फा हाइड्रोजन वाले कंपाउंड से। इस एल्डिहाइड की अल्फा पोजीशन पर 3 H है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन होगी कुछ इस तरीके से, बेसिक मीडियम में रिएक्शन है। एल्डोल का कॉन्सेप्ट ये है कि फर्स्ट स्टेप में H+ निकलता है, भाई H+ निकलता है, बेसिक मीडियम है, बेस अल्फा पोजीशन का H निकाल ले जाता है, तो H+ निकलते ही तो एनायन बनता है। ये एनायन जाकर रिएक्शन करता है इस एल्डिहाइड से, न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में यहां जुड़ जाता है और O- बनता है। तो O- बनेगा तो क्या बनेगा, CH।
CH2, ये एल्डिहाइड तो पहले से ही था और ये वाला CH2 जुड़ गया इस कार्बन के साथ में और O- बना। फिर इस O- को वाटर का मॉलिक्यूल से H+ मिल जाता है। भाई यहां से तो वाटर का मॉलिक्यूल निकला था, OH ने H+ निकाला था, H2O निकल गया था, अब निकल के जाएगा तो कहाँ, उसी सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है। फिर इसने अगेन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किया इस एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड पर, तो ये बना, इस फॉर्मेल्डिहाइड से फिर ये बना और इसने H+ वापस एब्जॉर्ब किया तो क्या बना, ये बना। ठीक है, इसको व्हाइट कलर से कर देता हूं क्योंकि ये मैकेनिज्म के स्टेप्स बताए मैंने। चलो अब देखो, इसके पास अल्फा H तो अभी भी है, एक अल्फा H निकला, एल्डोल रिएक्शन हुई, यही तो एल्डोल रिएक्शन है, ये एल्डोल रिएक्शन ही तो है। एक अल्फा H निकला तो धरोहर में CH2OH मिला एल्डिहाइड से रिएक्शन करके, तो एक और अल्फा H रिएक्शन करेगा इस एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के साथ बेसिक मीडियम में, तो एक और अल्फा H ने रिएक्शन किया तो एक और H हट गया और एक और CH2OH आके जुड़ जाएगा इस कार्बन पे। एक CH2OH तो पहले से ही था, एक H यहां से निकला, एक और CH2OH आ गया, दूसरी बार एल्डोल रिएक्शन हुई। अब एक और H बचा है अभी, तो जब तक अल्फा H बचता गया तब तक तो एल्डोल रिएक्शन होती जाएगी, तो अगेन एल्डोल रिएक्शन हुई, तो यहां ये H हटेगा, CH2OH यहां भी आ गया, तो यहां भी CH2OH आ गया था, इन्होंने थोड़ा तिरछा बनाया, मैं इधर बनाऊंगा, ये CH2 ये OH, ये CH2 ये OH, ये CH2 ये OH और यहां एल्डिहाइड, तो 3 बार तो एल्डोल रिएक्शन हुई। अब अल्फा H ही नहीं बचा, जब अल्फा H नहीं बचा तो कैनिजारो करा दो, अभी भी फॉर्मेल्डिहाइड तो बचा ही है बेसिक मीडियम में, तो अब इसमें क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन होगी। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन होगी। अब क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है कि जो छोटा एल्डिहाइड है जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है वो तो ऑक्सीडाइज होता है, और जो बड़ा एल्डिहाइड है इसकी रिएक्टिविटी कम होती है ये रिड्यूस होता है, तो एल्डिहाइड रिड्यूस होके तो अल्कोहल बनेगा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा, तो वही बनना चाहिए था। मतलब इन्होंने तो यहाँ OH पहले से लगा रखा था, यहाँ OH लगा ही रखा था, यहाँ OH लगा रखा था और इस जगह एल्डिहाइड था ये वाला, ये एल्डिहाइड भी रिड्यूस होके OH अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, प्लस फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट बना। तो कुल मिला के 3 बार तो एल्डोल रिएक्शन हुई है और चौथी बार में कैनिजारो रिएक्शन हुई है, तो आंसर इसका हो गया C, 3 बार एल्डोल रिएक्शन हुई। ठीक है ना, चले आगे। चलो क्वेश्चन में पूछा गया है, द कंपाउंड दैट अंडरगोज डीकार्बोक्सिलेशन मोस्ट रेडिली अंडर माइल्ड कंडीशन इज, बहुत आसानी से डीकार्बोक्सिलेशन कौन कर सकता है। थोड़ा सा डीकार्बोक्सिलेशन ऑन हीटिंग वाले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। हमें पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की अल्फा, ये बीटा, बीटा पोजीशन पर अगर कोई कीटोन है, एल्डिहाइड है, तो वो बहुत आसानी से डीकार्बोक्सिलेशन कर देता है। ठीक है, आंसर तो इसका यही है और मैं किसी में है नहीं, पर मैं इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं। कॉन्सेप्ट क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन ऑन हीटिंग, हीट करने पर भी डीकार्बोक्सिलेशन होता है और सबसे आसानी से डीकार्बोक्सिलेशन वो करता है। हालांकि उसने हीटिंग नहीं लिखा, इसने माइल्ड कंडीशन लिखा, तो हीट, इसके अलावा कोई इसमें माइल्ड कंडीशन और क्या है, मतलब सबसे आसानी से यही निकलेगा, केवल हीट करने से ही होगा, इनमें तो किसी में हीट करने से नहीं होगा, उसमें हीट करने से ही होगा। हाँ, सोडा लाइम डाल दोगे तो सोडा लाइम में तो सब में हो जाएगा, लेकिन सोडा लाइम में भी इसमें सबसे आसानी से होगा, सोडा लाइम में भी इसमें सबसे आसानी से होगा। हीटिंग से पहले डीकार्बोक्सिलेशन इन बता देता हूं मैं, डीकार्बोक्सिलेशन पहले तो मैं बता देता हूं विद सोडा लाइम, उसके बाद में लेंगे ऑन हीटिंग। देखो मेरे भाई,
ये है सोडा लाइम वाला डीकार्बोक्सिलेशन, जिसमें आप लोग ये करते हो कि इसमें डाल देते हो NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं, है ना। हीट भी ना करते हैं तो भी हम लोग इसे गायब कर देते हैं। उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि बेस सबसे पहले इसे एनायन में कन्वर्ट करता है। एनायन में कन्वर्ट होते ही यहां से ये O- तो डबल बॉन्ड बनाता है और R- बनता है। इसमें R- बनता है, ये R- बना और यहां CO2 बना। ये इसका RDS है। और इसमें ध्यान रखिएगा एनायन इंटरमीडिएट बनता है, एनायन इंटरमीडिएट बनता है। फिर ये एनायन जाकर किससे रिएक्शन करेगा, वाटर यहां पर होगा ही, डीकार्बोक्सिलेशन में एक्वस कंडीशन ही लेते हैं, वाटर से रिएक्शन करेगा और उससे ये H एब्जॉर्ब कर लेगा और बेस रिलीज कर देगा। ये बेस CO2 को एब्जॉर्ब करके कार्बोनेट आयन में कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, यहां ये स्टेप RDS है और एनायन जितना स्टेबल होगा रिएक्शन उतनी ही अच्छी होगी। तो यहां रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन directly proportional to stability of anion intermediate। मतलब एनायन इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन उतनी ही आसानी से होगी डीकार्बोक्सिलेशन वाली। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। सोडा लाइम डालो ही नहीं और हीट ही करो, उस पर भी डीकार्बोक्सिलेशन होता है। अब उसकी बात सुनते हैं, अब बात सुनते हैं डीकार्बोक्सिलेशन ऑन हीटिंग। डीकार्बोक्सिलेशन ऑन हीटिंग। देखो, किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के एक कार्बन छोड़कर अगली पोजीशन पर और उसके अगली पोजीशन पर मल्टीपल बॉन्ड हो, मतलब ये हो गया इसकी अल्फा, अल्फा पे नहीं चाहिए, बीटा और गामा पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड हो। ये मल्टीपल बॉन्ड ज्यादातर केस में तो कीटोन एल्डिहाइड का ही लेते हैं। वैसे तो वापस बोलूं क्या, कौन कौन सी पोजीशन है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा पोजीशन है। बीटा एंड गामा पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड चाहिए हमें। तो यहां कुल मिला के शॉर्ट में मैं बोल देता हूं कि इस जगह क्या हो सकता है, इस जगह एल्डिहाइड भी हो सकता है। इस जगह तो ये एल्डिहाइड का ये एल बीटा हो जाएगा और ऑक्सीजन गामा हो जाएगा। कीटोन तो मैंने बता ही दिया है। इसकी जगह कार्बोक्सिलिक एसिड खुद भी हो सकता है, यहां कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाए इस तरीके से। ठीक है ना, और भी चल सकते हैं, यहां तक कि यहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी चल सकता है, यहां फिनाइल भी होता है, कई हो सकते हैं, साइनाइड भी होता है। ये सब कंडीशन, इन सभी में बीटा गामा पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड है। इस कंपाउंड को हीट करते ही, इस कंपाउंड को हीट करते ही CO2 बाहर निकलता है, साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट भी मैं बता ही दूं क्या, इंटरमीडिएट भी बता ही देते हैं यार, बताने में क्या जाता है, बताने में क्या ही जाता है। ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरह का साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है हीट करने पर कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा कुछ इस तरीके से कि इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड गया, ये पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होती है। ये वाला बॉन्ड टूट के यहां आ गया, ये वाला बॉन्ड टूट के यहां आ गया, ये वाला बॉन्ड टूट के यहां आ गया। तो क्या बना, इस कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ बना और यहां सिंगल बॉन्ड बना, इस जगह डबल बॉन्ड बना इस तरह से, और इस कार्बन का बॉन्ड गायब हो गया और यहां CO2 बना। ये बना इनॉल, जो आगे वापस टॉटोमराइज्ड होकर कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। समझ गए, इस तरीके से हीटिंग करने पर होता है। तो मुद्दे की बात यह है कि हीट करने पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड की बीटा पोजीशन पे कीटोन होगा तो बहुत आसानी से डीकार्बोक्सिलेशन हो सकता है। हीट करने पर भी हो सकता है और सोडा लाइम में भी सबसे आसानी से होगा, क्योंकि सोडा लाइम में भी अगर ये बाहर निकलेगा तो यहां नेगेटिव चार्ज बनेगा और नेगेटिव चार्ज कीटोन के पास तो बहुत स्टेबल होगा। ठीक है ना, तो अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ वापस।
यहां वैसे तो कुछ नहीं लिखा, माइल्ड कंडीशन लिखा है, ना सोडा लाइम लिखा, ना हाई टेम्परेचर लिखा। दोनों में मुद्दे की बात वही है कि जब ये बाहर निकलेगा तो एनायन यहां बनेगा, अगर सोडा लाइम डालोगे तो भी बहुत आसानी से होगा। और मल्टीपल बॉन्ड होता है तो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना अच्छा होगा, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप जितना अच्छा होगा, उतना ही अच्छा डीकार्बोक्सिलेशन होगा। तो कुल मिला के आप इस तरीके से देख लो कि यार एनायन कहां अच्छा बन रहा है, एनायन कहां अच्छा बन रहा है। इसमें एनायन यहां बन जाए, मान लो ये निकल जाए, तो क्या रेजोनेंस हो रहा है? क्या नहीं हो रहा। इसमें से ये निकल जाए और नेगेटिव चार्ज बने तो रेजोनेंस होकर स्टेबिलिटी बढ़ रही है? क्या नहीं हो रही। यहां से ये निकल जाए तो नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो रहा है। बस आगे क्वेश्चन, और किसी में ऐसा है ही नहीं, इसलिए आंसर इसका बी हो जाता है। ठीक है, चले आगे बढ़ो। हाँ ये क्या है? हाँ ये रिएक्शन है, थोड़ी रिएक्शन में ऊपर नीचे हो गया लेकिन रिएक्शन है। मतलब ये रिएक्टेंट यहां छपा हुआ है, ऐसा मान लो ये कीटोन है, इसकी रिएक्शन साइनाइड से किया, फिर रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड डाल के हीट कर दिया। ठीक ना, देखो क्या है, CH3 CH2, यहां कीटोन है और यहां CH3 है। आपने साइनाइड की रिएक्शन कराई तो साइनाइड ने यहां रिएक्शन किया, O माइनस बनाया, और ये क्या बनाया? CH3 CH2 O माइनस Cn और CH3। अब आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, सल्फ्यूरिक एसिड का H+ यहां आ गया और क्या बना? साइनोहाइड्रिन। लेकिन ये रिएक्शन यहीं समाप्त नहीं होगी। अगर आपने 95% सल्फ्यूरिक एसिड डाला है तो यहाँ साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस भी हो सकता है, और साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस हाई टेम्परेचर पे हो ही जाता है। तो यहाँ साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस भी हुआ, साइनाइड के हाइड्रोलाइसिस से क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनता है, लेकिन इसने हीट भी किया हुआ है। अब सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से हीट किया हुआ है और एल्कोहल में डिहाइड्रेशन ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आगे क्या होगा, क्योंकि आपने इसको हीट भी किया हुआ है, एसिडिक मीडियम में हीट किया हुआ है, एसिड भी यहीं विराजमान है, टेम्परेचर भी यहीं विराजमान है, सब कुछ किया हुआ है, तो यहाँ डिहाइड्रेशन होगा और डिहाइड्रेशन से H2O का मॉलिक्यूल निकलेगा और क्या बना? CH3 CH डबल बॉन्ड और कार्बोक्सिलिक एसिड एंड CH3। हीट भी किया हुआ है ना, इसलिए डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया इसका? फर्स्ट, ये आंसर हो गया। ठीक है ना, चले आगे। चलो इस क्वेश्चन को पकड़ो, देखें पैराग्राफ का क्वेश्चन गिवन है और इसमें दो ही है क्या? आई पूछा है, जे के पूछा है, दो ही हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिएक्शन सीक्वेंस में जे एक इंटरमीडिएट है जिससे कि के बना है, तो आपको आई भी पहचानना है और के भी पहचानना है। ठीक है, आई को जरा देख लो, स्टार्टिंग का मटेरियल एल्डिहाइड है, अल्कोहल है, कीटोन है, एल्कीन है, क्या है वो पहचानेंगे। यहां कंपाउंड आई की रिएक्शन एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड एंड सोडियम एसीटेट से कर दी। ये दोनों एक साथ मेरे हिसाब से तो परकिंस रिएक्शन के अलावा कहीं नहीं आते हैं, परकिंस रिएक्शन के अलावा कहीं नहीं आते हैं, जिसमें क्या बनता था? सिनेमिक एसिड बनता था। अच्छा, अब इन्होंने हिंट भी दिया है, ये कह रहे हैं कि जेड कंपाउंड, सॉरी जे कंपाउंड है C9H8O2, जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ बुद 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 करते हुए CO2 को रिलीज करता है, इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है। और पॉजिटिव बेयर्स रिएजेंट टेस्ट देता है, इसका मतलब एल्कीन है। सिनेमिक एसिड में दोनों होता है, तो ये परकिंस रिएक्शन है। देखते ही समझ में आ रहा है कि ये परकिंस रिएक्शन है। अब ये क्वेश्चन एक्चुअली क्वेश्चंस करोगे ना तभी समझ में आएगा, ये परकिंस रिएक्शन है। और परकिंस रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ होती है, एल्डिहाइड वो भी एरोमेटिक एल्डिहाइड। आंसर ऐसे ही पता पड़ गया मुझे। ठीक है, मैकेनिज्म पे चलेंगे, चिंता मत करो। परकिंस रिएक्शन है, ये बना और फिर हाइड्रोजनेशन किया, SOCl2 एनहाइड्राइड AlCl3 के कर लो। रिएक्शन देखो, परकिंस रिएक्शन में क्या हुआ है, ये है एरोमेटिक एल्डिहाइड। परकिंस रिएक्शन में एरोमेटिक एल्डिहाइड या विनाइलिक एल्डिहाइड लिए जाते हैं।
अब ऐसा तो है नहीं कि मुझे परकिंस रिएक्शन का मैकेनिज्म पूरा समझाना चाहिए, है क्या ऐसा? तो समझाऊं? तुमने कहा हाँ, पर मैंने सुना ना। नोटबुक में तो लिखा ही होगा। ठीक है, परकिंस रिएक्शन में एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन होती है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में, और एसिटिक एसिड का एसिटेट आयन मतलब बाहर निकलता है, ये बनता है, प्लस एसिटिक एसिड बनता है। ठीक है, ये है सिनामिक एसिड। ये वही है जो आई है, जिसके लिए इसने कहा है C9 है। देखते हैं C9 है क्या। C9 क्या बोला था इसने? C9 है H8 है O2 है। C9H8O2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, अगर ये एल्केन होता तो हाइड्रोजन डबल से ज्यादा होते 2, तो मतलब कितने होने चाहिए? 20 से 12 कम है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 6 है। आप देखो 4 तो ये रहा, 5 ये रहा, और 1 C डबल बॉन्ड O का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 6 है। और ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है, क्योंकि ब्रोमीन वाटर एल्कीन और एल्काइन के साथ में बहुत आसानी से डीकलराइज हो जाता है। ब्रोमीन वाटर का जो रेडिश ब्राउन कलर है वो एल्कीन एल्काइन के साथ रिएक्शन करके गायब हो जाता है, क्योंकि ब्रोमीन का एडिशन हो जाता है डबल बॉन्ड पर। और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करके CO2 रिलीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इस सिनेमिक एसिड की रिएक्शन हाइड्रोजनेशन किया गया है पैलेडियम के प्रेजेंस में। तो पैलेडियम कार्बोक्सिलिक एसिड का तो हाइड्रोजनेशन होता नहीं है आसानी से, मेटल कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कार्बोक्सिलिक एसिड का नहीं होता है, आसानी से नहीं होता, बहुत हीट करोगे तो हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का नहीं होता, एरोमेटिक रिंग का नहीं होता, लेकिन लेकिन इसका तो होता है। इधर लगा देता हूं, क्या फर्क पड़ता है। इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड ये रहा। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में इसकी रिएक्शन SOCl2 के साथ में करा गई। SOCl2 कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में एसिड हैलाइड बनाता है, तो एसिड हैलाइड बन गया, यहां बन गया एसिड हैलाइड। AlCl3 डाल दिया, AlCl3 यहां लुईस एसिड है, लुईस एसिड यहां से Cl को निकाल बाहर करेगा और यहां कैटायन बनेगा, और ये कैटायन इंट्रामोलिकुलर फ्रिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन कर लेगा, या इंट्रामोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर लेगा। तो ये रिएक्शन है फ्रिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन, वो भी इंट्रामोलिकुलर वाली। तो यहां कीटोन ये वाला इलेक्ट्रोफाइल H को रिप्लेस कर देगा और इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी, कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। ये फाइनल प्रोडक्ट है जिसके बारे में डिमांड की जा रही थी कि के वाला कंपाउंड कौन है, तो ये कंपाउंड के है। ठीक है, तो कौन सा है के तो इनमें कोई सा भी नहीं है, यहां ऑक्सीजन गायब सा लग रहा है मुझे, यही होगा सी, और तो कोई नहीं है। ठीक है, चले आगे। चलो भाई, अगले रिएक्शन पे चलते हैं। कॉलम 1 और कॉलम 2 ऐसे कैसे हो गया? अच्छा, ये थोड़ा अरेंज किया है। कॉलम 1 में ये 4 रिएक्शन है, A B C D, ये कॉलम 1 की रिएक्शन है। कॉलम तो ऐसे होता है, पर हमारे अच्छा खासा डिजाइन करने वाले जो हैं डिजाइन करते हैं बढ़िया। कॉलम 1 में रिएक्शन दी गई है 4, और कॉलम 2 में हमें आइडेंटिफाई करना है कि इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है कि डी कार्बोक्सिलेशन हुआ है, डिहाइड्रेशन हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है कि कार्ब एनायन इंटरमीडिएट है, और बेस्ट जो यहाँ पर जो भी मैचिंग है वो हमें आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन देखो, फर्स्ट रिएक्शन देखो, नेक्स्ट पेज पे लेते हैं इसे। ये कंपाउंड है, इसमें ये रिंग बनी हुई है, एक कीटोन है और यहां भी कीटोन है। ये कीटोन कैसे बना रखा है, और ऐसे घुमा के ऐसे कीटोन, लो अपन भी घुमा देते हैं ऐसे कीटोन, सही है ना।
एक दो कार्बन के बाद बेसिक मीडियम डाला हुआ है और ये वाला कंपाउंड बना है, ठीक है। देखो बेस डाला है तो एल्डोल कंडेंसेशन होगी। एल्डोल कंडेंसेशन में फर्स्ट स्टेप में यहां से H+ निकलेगा और इस H+ ने नेगेटिव बनाया, H+ निकलने के बाद नेगेटिव बना, नेगेटिव ने इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन की, यहाँ बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बना जिसमें डिहाइड्रेशन हुआ है। ओवरऑल तो यही हुआ है। उसका एक एक स्टेप का मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो इसमें यहाँ फर्स्ट स्टेप में ये कीटोन ऐसे कैसे रहा और इस पोजीशन पर इस जगह नेगेटिव चार्ज आया, सही है ना। और इस नेगेटिव चार्ज ने यहां रिएक्शन किया, O- बनाया। इसी तरह से होगी मैकेनिज्म एग्जैक्ट की तरफ चले तो, एग्जैक्ट मैकेनिज्म की तरफ चले तो ये कीटोन है और यहाँ ये बन गया, ये O- बना, O- ने फिर अल्कोहल बना दिया, फिर इसमें डिहाइड्रेशन हो गया तो ये अल्कोहल बन गया। इसी को कॉपी मार देता हूँ मैं, तो ये बन गया अल्कोहल और फिर इसी में डिहाइड्रेशन भी होने वाला है तो उसको यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ तो बन जाएगा ये अल्कोहल, वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, वाटर में से H+ एब्जॉर्ब कर लिया और यहाँ से H और OH निकल जाएगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो ये डिहाइड्रेशन हो गया इस जगह। ऐसे ही तो होता है डिहाइड्रेशन, तब जाके वो बना होगा। तो ये वाला स्टेप कौन सा है? ये वाला स्टेप है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। AN मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी हुआ है, एनायन भी बना है, कार्ब एनायन बना है, देखो ये रहा एनायन इंटरमीडिएट बना है और डिहाइड्रेशन भी हुआ है। तो इस रिएक्शन में, ए वाली रिएक्शन में ए के साथ में एनायन भी बना है, मतलब T भी है, डिहाइड्रेशन भी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी है। तो RST होना चाहिए, RST, ये C तो नहीं है ना। A के साथ R भी है, S भी है और T भी है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड रिएक्शन पे चलते हैं। ये कीटोन है, 3 कार्बन के बाद में क्लोरीन है, गिग्नार रिएजेंट डाला है और ये साइक्लिक ईथर कैसे बना, चलो चलते हैं बनाते हैं अभी। ये रहा कीटोन, एरोमेटिक रिंग है, यही भूल जाता हूँ यार मैं तो। कीटोन है एरोमेटिक रिंग वाला, 3 कार्बन, ये कीटोन है, फिर एक कार्बन है, फिर दूसरा कार्बन है, फिर तीसरा कार्बन है, वहां Cl है, ठीक है। गिग्नार रिएजेंट डाला, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड डाल दिया। गिग्नार रिएजेंट की रिएक्टिविटी कीटोन से ज्यादा होती है, कीटोन के साथ ज्यादा रिएक्शन कर सकता है। गिग्नार रिएजेंट तो एल्काइल हैलाइड के साथ SN2 रिएक्शन भी करता है, कीटोन के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी करता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जरा आसान है। गिग्नार रिएजेंट की रिएक्टिविटी की बात करें तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अच्छी होती है इसकी। तो ये न्यूक्लियोफाइल है गिग्नार रिएजेंट का, यहां आके इसने O- मतलब यहां किया, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, AN मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो ये बनेगा। अब ये इंटरमीडिएट जिंदा नहीं रहने वाला, क्योंकि जैसे ही O- बना, देखो इसी मॉलिक्यूल में यहां हेलोजन बैठा हुआ है, तो ये इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियो SN2 रिएक्शन कर लेगा। ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, इंट्रामोलिकुलर SN2 रिएक्शन कर लेगा। इंट्रा मॉलिक्यूलर SN2 मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर लेगा और ये वाला ईथर बन गया जो ये बनाना चाह रहे थे। वही तो बनाना चाह रहा था क्वेश्चन में, यही तो बोला था इसने कि ऐसा ईथर बना के दिखाओ, तो हमने दिखा दिया। तो इस रिएक्शन में एनायन बना क्या? एनायन तो नहीं बना, हालांकि एनायन ने रिएक्शन जरूर की है, एनायन ने रिएक्शन जरूर की है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, दोनों। तो सेकंड में न्यूक्लियोफिलिक, सेकंड के अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन S और इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन S और P तो है ही है, PS तो है ही है, P एंड S। और एनायन भी हो सकता है, हालांकि वो रिएजेंट से आया, इंटरमीडिएट तो कुछ बना नहीं था। क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा है कि कॉलम 1 में रिएक्शन दिए हैं, स्टेप्स, रिएक्टिविटी, इंटरमीडिएट बोला है यार, इंटरमीडिएट नहीं, वो रिएजेंट है, रिएजेंट है। तो T वाला तो नहीं होना चाहिए B में, और वैसे B के अंदर किसी में भी T दिया हुआ भी नहीं है,
ठीक है ना, पीएससी होगा, पीएससी दिया ज्यादातर। तो नेक्स्ट सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन में यहाँ कीटोन है, 1 2 3 कार्बन के बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 18 दिया हुआ है, और सल्फ्यूरिक एसिड डाल के इस तरह का कोई साइक्लिक ईथर बनाया है। कीटोन की रिएक्शन एल्कोहल से होती है तो एसिटाइल बनता है, साइक्लिक एसिटाइल, हेमी एसिटाइल, याद करो वही रिएक्शन है। फिर डीकार्बोक्सिलेशन किया है इसमें, 3 कार्बन छोड़ के फिर ऑक्सीजन 18। लो देखो थर्ड वाला, सी वाला, ये बेंजीन है, ये कीटोन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और चौथे कार्बन पर ये OH है जो कि ऑक्सीजन 18 है। सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया गया है इसमें। सल्फ्यूरिक एसिड का H+ आएगा इस लोन पेयर पे, ठीक है। कीटोन की रिएक्शन तुम भूले तो नहीं होंगे, कीटोन की रिएक्शन अल्कोहल से होती है तो कुछ इस तरीके से ही तो होती है एसिडिक मीडियम में कि H+ यहां आ जाता है और ये न्यूक्लियोफाइल यहां रिएक्शन करता है। इसी तरह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही है। फर्स्ट स्टेप में H+ आया इस जगह, इसे पीएच लिख देता हूं ना यार, टाइम वेस्ट कर रहा है। ये H+ आया इस ऑक्सीजन के साथ में, ये कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और ये चौथे पोजीशन पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 18 है। इस ऑक्सीजन 18 के लोन पेयर ने अटैक किया यहां और ये बॉन्ड डिसोसिएशन हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, जिससे कि क्या बना, पीएच, इस कार्बन पर OH, यहां पर 5 मेंबर रिंग विद ईथर, ये साइक्लिक हेमी एसिटाइल है, हेमी कीटैल बोलूंगा, कीटैल, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में सल्फ्यूरिक एसिड है तो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में H+ आया होगा, OH को निकाला होगा और यहां से H निकल गया होगा, तब जाके डिहाइड्रेशन हुआ होगा। सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन तो होता ही है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि यहाँ डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड बनाने पड़ेगा अपन को, क्वेश्चन में बोला है बनाना पड़ेगा। ये वाला कंपाउंड बन गया, तो इसमें डिहाइड्रेशन भी हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी हुआ है, एनायन तो कहीं नहीं बना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी कहीं नहीं हुआ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी कहीं नहीं हुआ, तो बस यही हुआ, डिहाइड्रेशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो डिहाइड्रेशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, डिहाइड्रेशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, R और S है, C के लिए हो गया R और S, ठीक है। ऑक्सीजन 18 बोला था ना, उसका भी बना दूंगा अभी, ऑक्सीजन 18 वही रह गया देखो। फिर यहां पर अल्कोहल है और सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, 1 2 3 और चौथे कार्बन पर अल्कोहल है जिसपे 2 2 मिथाइल भी है, ठीक है। देखो इसमें ऑक्सीजन 18 बोला था ना, तो यही वाला ऑक्सीजन 18 है, यही वाला ऑक्सीजन 18 है। डी में फिनाइल है, फिर क्या बनाया था, 1 कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और इस जगह क्या था, अल्कोहल। यही था भाई, मैंने कुछ नहीं किया, देखो यही है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, चौथे कार्बन पर अल्कोहल और 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया इसमें। तो सल्फ्यूरिक एसिड जाएगा, H+ आएगा इस जगह, फिर H2O निकलेगा, डिहाइड्रेशन तो हुआ है इसमें भी, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ये कार्बोकैटायन बना, ये इलेक्ट्रोफाइल बना, इलेक्ट्रोफाइल ने H को रिप्लेस कर दिया, इंट्रामोलिकुलर फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन हो गई, तो ये इंट्रामोलिकुलर फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ये, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। डिहाइड्रेशन भी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी है, तो डिहाइड्रेशन भी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी है, तो QR होना चाहिए था इसके लिए, तो QR, अब ऑप्शन देख लो यार, QR, अब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन आप देख लो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, मुझे तो फर्स्ट ही लग रहा है ये वाला, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आई थिंक टाइम तो हो गया है, और क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मेहनत करते रहो, ऑल द बेस्ट।